इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस मेंस के पेपर 1 के यूनिट 3 के अंदर पहला जो खंड है वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम पहले 9 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स में क्या है? जाति, वर्ग, उनकी प्रकृति क्या है, उद्भव कैसे हुआ, प्रकार्य क्या है, चुनौतियां क्या क्या हैं, कुछ परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और भूमंडलीकरण। इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त हम लोगों को इन टॉपिक्स को किसी चीज से रिलेट करना चाहिए। जैसे अगर जाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हमें SC, ST, OBC जैसी जातियों से रिलेट करना चाहिए। वर्ग को हम लोगों को इंजीनियर वर्ग, शिक्षक वर्ग से रिलेट करना है। संस्कृतिकरण मतलब होगा जैसे निम्न जाति के लोग हैं, वे लोग ऊंची जातियों के परंपराओं को अपनाते हैं, उनका रहन सहन अपनाते हैं। पश्चिमीकरण का मतलब होगा कि हम USA या यूरोप जैसे देशों की चीजों को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं। लौकिकीकरण को हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता से लेना है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है वैश्वीकरण। भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। समाजशास्त्र की अवधारणा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, जिसका मतलब होता है समाज और अध्ययन। आधुनिक समाजशास्त्र का प्रारंभ फ्रांस से माना जाता है। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन व अध्यापन अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में हुआ था। अगस्त काम्टे ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1838 में समाजशास्त्र की विषय के रूप में शुरुआत सामाजिक भौतिकी के नाम से हुई थी। आधुनिक भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ? प्रथम चरण 1914 से 1952, द्वितीय चरण 1952 से 1985 और तृतीय चरण 1985 से वर्तमान समय तक माना जाता है। प्रथम चरण के अंदर विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। द्वितीय चरण में समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन चालू हुआ था। तीसरे चरण में समाजशास्त्र का आधुनिकीकरण हुआ है। प्रथम चरण के कुछ दार्शनिक के नाम देखें तो गोविंद सदाशिव घुर्ये थे, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। द्वितीय चरण के अंदर MN श्रीनिवास हैं। इनके अलावा श्याम चरण दुबे, KM कपाड़िया और इरावती कर्वे भी हैं। तृतीय चरण के अंदर आधुनिक चरण के अंदर योगेंद्र सिंह है, आंद्रे बत्रे हैं। भारत के कुछ प्रमुख समाजशास्त्री। पहला नाम है गोविंद सदाशिव घुर्ये। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उसमें से पहली है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। दूसरे समाजशास्त्री हैं MN श्रीनिवास। इन्होंने ग्रामीण समाज का अध्ययन किया था। इन्होंने अनेक विषयों पर अवधारणाएं दी थी जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और प्रभु जाति। MN श्रीनिवास की कुछ पुस्तकें हैं इंडियन विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इनके अलावा अगले दार्शनिक हैं KM कपाड़िया। इन्होंने परिवार, विवाह, नातेदारी विषयों का अध्ययन किया था। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू, विवाह एवं परिवार। अगली दार्शनिक है इरावती कर्वे। ये पहली भारतीय महिला मानव विज्ञानी है। भारत में नातेदारी प्रथा का अध्ययन किया था इन्होंने। इनकी पुस्तक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अगले दार्शनिक है योगेंद्र सिंह। इन्होंने अवधारणा दी थी भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण पर। इनकी पुस्तक का नाम है कल्चर चेंज इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। कुछ अन्य प्रमुख समाजशास्त्रियों के नाम DN मजूमदार, DP मुखर्जी, RK मुखर्जी, SC दुबे, AR देसाई। कुछ प्रमुख राजस्थानी समाजशास्त्रियों के नाम हैं डॉक्टर ईश्वर प्रसाद मोदी, डॉक्टर राजीव गुप्ता, BR चौहान और SN दोषी। अगला टॉपिक है जाति। जाति की परिभाषा। जाति समाज का ऐसा खंडात्मक विभाजन है जो कि आनुवांशिकता पर आधारित रहकर अपने सदस्यों के व्यवसाय, खान पान, विवाह पर निश्चित स्थिति में रोक लगाती है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रेसिया दी ओर्टा में किया। इसी प्रकार वर्ग क्या है? वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति समान हो, अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होता है। GS घुर्ये ने पुस्तक भारत में जाति और वर्ग में वर्ग व्यवस्था की विवेचना की है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। मैक्स वेबर ने बाजार परिस्थिति के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया है। जाति और वर्ग में अंतर देखें तो जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। इस जाति को आप OBC जाति की तरह ले सकते हो, ST या SC जाति की तरह ले सकते हो समझने के लिए। वर्ग को आप शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग की तरह ले सकते हो। जाति का आधार जन्म होता है, वर्ग का आधार अर्जित होता है। अर्जित मतलब शिक्षा से, व्यवसाय से अर्जित होता है। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, हमें मिलती है। वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, हमें उसको पाना पड़ता है। जाति में अंतर्विवाह होता है, वर्ग में अंतर्विवाह हो यह जरूरी नहीं है। जाति में व्यवसाय निश्चित और परंपरागत होता है, वर्ग में कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता है। जाति एक स्थिर संगठन है, वर्ग परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जाति व्यवस्था के गुण। जातीय समूहों में परस्पर निर्भरता होती है, सदस्यों में सहयोग की भावना विकसित होती है, प्रजातीय शुद्धता होती है, अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध होता है, वर्ग चेतना का
विकास होता है, संस्कृति की निरंतरता पाई जाती है, जाति जन्म आधारित होती है और इसकी सदस्यता प्रदत्त होती है, जैसे जजमानी प्रथा। जाति व्यवस्था के कुछ दोष हैं, जैसे इसने अस्पृश्यता को जन्म दिया है, सामाजिक भेदभाव व कुरीतियों को जन्म दिया है, आनुवांशिकी व्यवसाय है इनका, राष्ट्रीय एकता के अंदर बाधक है, राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी बाधक है और इससे जातिवाद का जन्म होता है। जाति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यह समाज का एक खंडात्मक विभाजन है, इसमें संस्तरण पाया जाता है, भोजन और सहवास पर प्रतिबंध होता है, धार्मिक निर्योग्यताएं भी होती हैं, विशेषाधिकार भी होते हैं, इनका निश्चित व्यवसाय होता है और विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। जाति की उत्पत्ति से जुड़े दो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत और प्रजातीय सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के अब्बे डुबाई ने किया था। राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणों की सोची समझी राजनीति का परिणाम है। प्रजातीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट रिजले ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण व अनुलोक विवाह के कारण जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है। जीएस घुर्ये ने जाति उत्पत्ति के प्रजातीय व राजनीतिक सिद्धांत दोनों का समर्थन किया है। जाति व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन देखे जा रहे हैं? इनके परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो जाति की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जातिगत निषेधों में परिवर्तन हो रहा है और जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन देखा जा रहा है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कुछ कारक: पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता, औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ रहा है, धन का महत्व बढ़ रहा है, प्रजातंत्र की स्थापना हुई है, यातायात व संचार साधनों की उन्नति हुई है, स्त्री शिक्षा का प्रसार हो रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो रहा है, जजमानी प्रथा की समाप्ति हुई है और नवीन कानूनों का प्रभाव। इन सब कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग जब भी आए तो हमें शिक्षक और इंजीनियर वर्ग से को रिलेट करना है। वर्ग के अंदर चेतना पाई जाती है, यह एक खुली व्यवस्था है और सामाजिक परिस्थिति समान होती है इनके लोगों की। स्तरीकरण की मुक्त व लचीली व्यवस्था होती है, इसकी सदस्यता अर्जित होती है। सदस्यता का आधार शिक्षा और योग्यता हो सकती है। समूहों में उच्चता और निम्नता पाई जाती है। वर्ग निर्धारण के आधार क्या हो सकते हैं? ऊंची शिक्षा, धर्म, निवास स्थान, आर्थिक आधार, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति व धन, आय की अधिकता, परिवार व नातेदारी। भारत में सामाजिक वर्गों के कुछ प्रकार बता दीजिए। मालिक और साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग, भूमिहीन किसान और मजदूर वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। अगला टॉपिक है संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति अपना खान पान, जीवन शैली को त्याग कर किसी उच्च जाति की जीवन शैली का अनुसरण करती है। अवधारणा: एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण में संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित की थी। संस्कृतिकरण की विशेषताएं: इसकी इकाई पूरी जाति या समूह होती है, इसकी प्रक्रिया दीर्घकालिक होती है, यह प्रक्रिया सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होती है, यह केवल पदमूलक परिवर्तन को दर्शाती है, विशेषकर ब्राह्मण, वैश्य और प्रभु जाति को आदर्श मानते हैं, इसका संबंध संदर्भ समूह से है, यह पूर्व अभ्यासी सामाजिकरण से संबंधित है, यह विषय के रूप में एक जटिल प्रक्रिया है और उधरवाधर प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के स्रोत क्या हैं या इसको प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है? ऐसे कौन से कारक हैं? पहला तो है धार्मिक कारण, दूसरा है समाज सुधार आंदोलन, इसके अलावा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, नगर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा आ रही है, संचार एवं यातायात के साधनों की वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है विसंस्कृतिकरण। डी.एन. मजूमदार के अनुसार जब कोई उच्च जाति अपनी जीवन शैली को त्याग कर निम्न जाति की जीवन शैली का अनुसरण करे तो वह विसंस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण में अंतर देखें। निम्न जाति अपने से उच्च जाति की जीवन शैली का अनुसरण करती है, इसमें उच्च जाति अपनी जीवन शैली त्याग कर निम्न जाति का अनुसरण करती है। यह एक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, यह एक अधोगामी गतिशीलता है। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण दोनों में ही सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। पश्चिमीकरण: देश के मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना ही पश्चिमीकरण है। सामान्य शब्दों में पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिम देशों की सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों का पूर्वी देशों द्वारा अपनाना होता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार मानववाद और बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत और सामाजिक सुधार प्रारंभ कर दिए थे। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों ही सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर: संस्कृतिकरण प्राचीन काल से चला आ रहा है, पश्चिमीकरण ब्रिटिश शासन काल के बाद प्रारंभ हुआ था। संस्कृतिकरण का क्षेत्र सीमित है, जबकि पश्चिमीकरण का क्षेत्र विस्तृत है।
संस्कृतिकरण में पदमूलक परिवर्तन होता है, पश्चिमीकरण में पदमूलक भी होता है और संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। अगला टॉपिक है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण जब भी आए तो हमें धर्मनिरपेक्षता से उसको रिलेट करना है। यह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धार्मिक और परंपरागत व्यवहारों में धीरे धीरे तार्किकता का समावेश होता रहता है। जीवन के व्यवहारों का उद्देश्य धार्मिक न होकर व्यवहारिक हो जाता है और इसे ही लौकिकीकरण कहते हैं। M.N. श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण शब्द से यह तात्पर्य है कि कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है। इसका तात्पर्य विभेदीकरण की प्रक्रिया से है। समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक, इन सब पहलुओं के एक दूसरे से अधीन पृथक होने में लौकिकीकरण दृष्टिगोचर होती है। लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व या धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख तत्व। अगर धर्मनिरपेक्षता है इसका मतलब धार्मिकता का ह्रास हो रहा है। इसमें जैसे जैसे जन सामान्य के जीवन में लौकिकीकरण में वृद्धि होती है, धार्मिकता का ह्रास होता जाता है। लौकिकीकरण से तार्किकता आती है। जीवन में हर समस्या तर्क आधार पर देखी जाती है। लौकिकीकरण से समाज में विभेदीकरण हो रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी एक दूसरे से पृथक होते जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता जा रहा है। अगला टॉपिक है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होती है। भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 की आर्थिक नीति से मानी जाती है। भूमंडलीकरण का प्रमुख उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके मुक्त व्यापारिक नीति को अपनाना होता है। वैश्वीकरण का जनक समाजशास्त्री रॉबर्टसन है। भारत में वैश्वीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। भूमंडलीकरण क्यों बढ़ रहा है या इसको प्रोत्साहित करने वाले कौन से कारक हैं? तकनीकी ज्ञान का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विदेशी व्यापार का विस्तार, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। भूमंडलीकरण का प्रभाव, इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव देखे जा रहे हैं। औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ रहा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पर प्रभाव पड़ा है और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों को सकारात्मक देखें तो सकारात्मक प्रभाव विश्व व्यापार बढ़ा है, देशों के मध्य संबंधों में सुधार हुआ है, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई है, रोजगार बढ़े हैं, प्रौद्योगिकी में विस्तार हुआ है, विश्व में एकता में वृद्धि हुई है, महिलाओं की स्थिति सुधार हुई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, सामाजिक चेतना की भावना जागृत हुई है, शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ है। भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, गरीब देशों की आर्थिक स्थिति में कमी हुई है, लघु उद्योगों का ह्रास हुआ है, विकसित देशों को बढ़ावा मिला है, क्षेत्रीय विषमताएं पैदा हो गई हैं, रोजगार में कमी हुई है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, प्रतिस्पर्धा असमान है, विकास असमान है, विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ है। भूमंडलीकरण के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे लघु उद्योगों की समस्या हो गई, रोजगार की अनिश्चितता हो गई, विकसित देश तो बढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं, प्रदूषण की समस्या हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई है।